कि उनको उनके पेरेंट्स कितना देके गए, कितना छोड़ के गए विरासत में, उनको क्या मिला, क्या दिया, उनको कहाँ से क्या दिया गया, इस चीज की परवाह किए बिना वो उनकी सेल्फ नीड के अनुसार वो खुद ही क्रिएट करते हैं, वो खुद क्रिएटर होते हैं, वो जीरो से हीरो बनने की खुद ताकत रखते हैं। वो किसी भी जगह पे हो, किसी भी ओहदे पे हो, किसी भी सिस्टम में हो, वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। वो 3% लोग हैं। 90% लोगों के सपने पूरे क्यों नहीं होते हैं? कोई तो कारण होता होगा कि 90% लोगों के सपने पूरे क्यों नहीं होते। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? आप एक व्यक्ति के बारे में आप जानते होंगे जिनकी एक पुस्तक है, बहुत बढ़िया पुस्तक है, और पैसों के मामले में सबसे नंबर 1 सेलिंग बुक है। आप उसका बता सकते हैं वो कौन सी बुक है? वो एक राइटर है, रॉबर्ट टी कियोसाकी। इनके बारे में आप जानते होंगे, जिनकी एक बुक है रिच डैड पुअर डैड। आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी। रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, उसके राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने एक और बुक प्रिंट करी है, मार्केट में है वो। उस बुक का नाम है द कैश फ्लो कॉर्डियंट। द कैश फ्लो कॉर्डियंट। दोस्तों, ये इतनी बढ़िया बुक है, इसमें बहुत शानदार चीजें दी हुई है, और जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, तो मैं आपके सामने वो चीज रखना चाहता हूं। मैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, इन्होंने एक कॉर्डियंट एडिट किया हुआ है, बनाया हुआ है, ESBI। योगेश जी, मेरी आवाज बराबर आ रही है? बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त आ रही है, कंटिन्यू रहें सर। ओके ओके। रॉबर्ट टी कियोसाकी जी की ये जो उनकी बुक है द कैश फ्लो कॉर्डियंट, ये 4 कॉर्डियंट इसमें है। ये उनकी जिनके राइटर है रिच डैड पुअर डैड, वो राइटर है, उन्हीं की ये बुक है जिसमें से ये लिया गया हुआ है। दोस्तों, आज की तारीख में अगर हम देखें तो 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, 4 तरीके के लोग होते हैं इस पूरी दुनिया में जो एक इनकम जनरेट करते हैं। तो वो 4 तरीके के लोग कौन से होते हैं? एक होते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसको बोलते हैं? जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर है, वो डॉक्टर, उसने MBBS किया है और वो पढ़ लिख के किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है, तो दिस इज एम्प्लॉय। कोई चार्टर्ड है, अगर वो किसी पढ़ाई करके किसी सिस्टम में, कहीं फाइनेंस में, कहीं कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय हुआ। डॉक्टर एम्प्लॉय हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO होते हैं, आपका ये कहें कि सुपरवाइजर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। तो बहुत सारे लोग, वो लोग जिनको अपने घंटे के हिसाब से अपनी सर्विस देनी होती है, और सर्विस देने के दरमियान उसको उसका मानदेय मिलता है। वो जितना काम करते हैं उसके हिसाब से उनको घंटे के हिसाब से उनका मानदेय मिलता है। ये होते हैं एम्प्लॉय। दूसरी कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो डॉक्टर बना है और डॉक्टर ने अगर अपनी नौकरी छोड़कर अपना खुद का क्लिनिक डाल लिया, तो वो जो डॉक्टर होता है वो सेल्फ एम्प्लॉय हो गया। वो अपने हिसाब से क्लिनिक में बैठता है, अपने हिसाब से टाइम डिसाइड करता है, अपने हिसाब से कस्टमर्स को हैंडल करता है, वो अपने लिए काम करता है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, जो खुद काम करता है, खुद पैसा कमाता है। ओके, तो ये सेकंड हो गया। थर्ड है बी कॉर्डियंट। बी कॉर्डियंट में कौन आते हैं? बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन कौन बिजनेसमैन होते हैं? जो लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, जिनका अपना मैनेजमेंट होता है, जिनका अपना एक सिस्टम होता है, जिनकी बहुत बड़ी पैनल होती है। वो चाहे तो 8 दिन 10 दिन के लिए अगर बिजनेस के टूर से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाने के दरमियान उनका एक मैनेजमेंट होता है। वो मैनेजमेंट पूरा उसको संभालता है। जस्ट लाइक आप ये मान के चलिए, जैसे रिलायंस फ्रेश है। रिलायंस फ्रेश में हम जाते हैं तो हमें अंबानी
साहब तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी तो हमें रिलायंस फ्रेश में से सब्जी या फल फ्रूट या ये चीजें नहीं देते। वहां कोई ना कोई स्टाफ होता है, कोई ना कोई कर्मचारी होता है। वो कर्मचारी होता है, उसमें से एक रेशियो होता है जो अंबानी रिलायंस ग्रुप को जाता है। लेकिन उनका बहुत बड़ा पैसा लगाया हुआ है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट लगाया हुआ है, बहुत बड़ा मेन पावर लगाया हुआ है। इस मेन पावर से वो पैसा जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। तो इस क्वाड्रेंट को बी बिजनेस क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो पहला एम्प्लॉय का हो गया, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय का हो गया, तीसरा बिजनेसमैन का हो गया, चौथा जो क्वाड्रेंट है वो है इन्वेस्टर का। अब इन्वेस्टर किसे कहेंगे? इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है और उसके लिए पैसा काम करता है। वो काम नहीं करता है, उसके पास एक पैसिव इनकम होती है, उसका पैसा उसके लिए काम करता है। तो दोस्तों ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, उस जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आज जहाँ काम कर रहा है, आज अगर कोरोना काल की बात देखी जाए तो कोरोना काल में भी आप देखो कि वो व्यक्ति अपनी जॉब सेफ नहीं है। आज बहुत सारे लोगों की नौकरी चले गई है। अब वो व्यक्ति सेफ है क्या? नहीं सेफ है, उसके साथ बहुत सारी रिस्क लगी हुई है। उसके बाद सेकंड जो आता है वो सेल्फ एम्प्लॉय वाला आता है। सेल्फ एम्प्लॉय वो व्यक्ति होता है जो अपना हॉस्पिटल का क्लिनिक या अपना कोई भी काम, जस्ट लाइक टेलर मान लो या कोई कारीगर मान लो, जो खुद अपना ऑर्डर लेता है और खुद काम करता है। दोस्तों इसके साथ भी बहुत रिस्क जुड़ी होती है। आज की तारीख में आप देखो कि एक व्यक्ति अगर, जो सेल्फ एम्प्लॉय है, कि एक व्यक्ति अगर कोई काम को 1000 में कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा यार इस काम को मैं 900 रुपए में कर दूंगा, दूसरा 850 में करने को तैयार है, कोई 800 में, कोई 700 में करने को तैयार है। तो यहाँ पे वो सिचुएशन भी सेफ नहीं है। दूसरा जो क्वाड्रेंट है, तीसरा वाला जो है वो बी क्वाड्रेंट है। बी क्वाड्रेंट में भी आप देखो कि बिजनेस करने के लिए व्यक्ति को लाखों करोड़ों और कई सौ करोड़ों रुपए तक लगाने पड़ते हैं। उसके बाद भी आपके पास आइडियाज होने चाहिए, आपके पास रिस्क फैक्टर होना चाहिए, लॉस एंड प्रॉफिट आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपके साथ कॉम्पिटिटर बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। आपके साथ में कई लोग दगाबाज हो सकते हैं। सिचुएशन बदल सकती है, सिस्टम बदल सकता है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कोरोना बीच में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप एक एग्जांपल को अगर समझे तो आप देखो कि आइडिया जो कंपनी थी कम्युनिकेशन सिस्टम में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, आइडिया इतनी बड़ी कंपनी थी कि गांव-गांव में उसका नेटवर्क था। एक समय था कि उसका नाम चलता था। एयरटेल एक ऐसी कंपनी थी जिसका सप्पा चलता था, जिसका नाम चलता था, जिनकी एक पहचान थी। इसके अलावा इसी मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके नाम चलते थे, जिनका डंका बजता था। लेकिन एक व्यक्ति आया, जियो लेके आया। अब आप सोचिए कि मुकेश अंबानी जियो लेके आया तो उस कोई प्लानिंग के साथ में आया। अब आप ये कहें कि मुकेश अंबानी ने इतना बड़ा अंपायर क्रिएट किया, मुकेश अंबानी जी ने इतना बड़ा सिस्टम लागू किया कि आज हर हाथ में जियो का मोबाइल, जियो की सिम है। तो आप क्या इस सिस्टम में आप एयरटेल को कमतर आंक रहे हैं क्या? आप आइडिया को कम आंक रहे हैं क्या? वोडाफोन को कम आंक रहे हैं? टाटा इंडिकॉम को, टाटा डोकोमो को आप कम आंक रहे हैं क्या? बिल्कुल कम नहीं आंक सकते। दोस्तों वो भी 100 की स्पीड में दौड़ रहे थे। एयरटेल भी 100 की स्पीड में दौड़ रहा था, वो भी 100 की स्पीड में दौड़ रहा था। लेकिन अंबानी बंधु जो था वो 200 की स्पीड में पीछे से आया और ओवरटेक करके निकल गया। तो दोस्तों मेरे कहने का भाव ये है कि बिजनेस में इतनी सारी रिस्क है, तो पैसा भी चाहिए और रिस्क फैक्टर भी चाहिए, आप में टैलेंट भी चाहिए, मैनेजमेंट भी चाहिए, सब सारी चीजें चाहिए तो आप बिजनेस कर सकते हैं। नहीं तो टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो रही है कि आज आप सिस्टम को लेके आएंगे, कल आपको कोई ओवरटेक करके आपको साइड कर देगा। उसके बाद अगला जो क्वाड्रेंट जो है वो इन्वेस्टर का है। तो दोस्तों ओबियसली जो क्वाड्रेंट है आई इन्वेस्टर का, ये बहुत बेहतरीन है। दुनिया का सबसे बड़ा सेगमेंट है ये इन्वेस्टर का, सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि ये पैसिव इनकम होती है, पैसा इसके लिए काम करता है। आप अगर एक रेशियो देखें तो जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाला सेगमेंट है, इस सेगमेंट में 90% लोग आते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में 90% लोग आते हैं। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की जो कैटेगरीज है इसमें 10% लोग आते हैं। लेकिन कमाल की बात आप देखिए कि
ये जो बी सेक्टर, जो बी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट है, ये लोग 90% पैसा कमाते हैं और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय 10% पैसा कमाते हैं। क्रम का पूरा उल्टा है। लोग एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय में 90% है, बिजनेस और इन्वेस्टर में 10% लोग हैं। लेकिन ये 10% जो लोग हैं वो 90% पैसा कमाते हैं, और जो 90% लोग हैं वो 10% पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, मर्जी आपकी है किस कोऑर्डिनेट में आप जाना चाहते हैं, किस कोऑर्डिनेट में रहना चाहते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आप किस कोऑर्डिनेट में हैं। जिस भी कोऑर्डिनेट में आप है, आप अपने आप को सोच सकते हैं कि हमें किस कोऑर्डिनेट में जाना चाहिए, किस कोऑर्डिनेट में हमें जगह बनानी चाहिए। तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि किस में जाना है। लेकिन आपको ध्यान रहेगा कि हम सभी लोग, मेरे हिसाब से अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आई इन्वेस्टर सिलेक्ट करूंगा। लेकिन इन्वेस्टर के लिए पैसा चाहिए और आज हमारे पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों, सोचने की बात है कि हमें फिर क्या करना चाहिए। तो ये दोस्तों एक जीवन की कहानी है, ये पूरे विश्व की कहानी है कि जहाँ 90% लोग इन चीजों से जूझ रहे हैं, आज भी 90% लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं। एक परिवार होता है, उस परिवार में माँ बाप हो सकते हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं, एक पत्नी हो सकती है, भाई बहन हो सकते हैं, भरा पूरा परिवार हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज देखिए कि 90%, जैसा कि मैंने बताया था एक एग्जाम्पल में, कि 90% लोगों के कभी सपने पूरे नहीं होते। तो क्या लगता है, क्या उनकी कोई चाहते नहीं होती? क्या उनकी जरूरतें नहीं होती? क्या उनकी भावनाएं नहीं होती? क्या आज कोरोना काल चल रहा है और आज हम पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि इंजेक्शन रेमडेसिविर जैसे ब्लैक में 30,000, 40,000, 50,000 में बिक रहे हैं। लोगों को पैसा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लोगों को इतना पैसा लग रहा है कि किसी को 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, किसी को पता नहीं किसको कितना पैसा लग रहा है, और पैसा छोड़िए लोगों की जान तक जा रही है। इसके पीछे एक कारण हो सकता है, पैसा भी हो सकता है। एक कारण हो सकता है कि पैसे की वजह से उनकी जीवन में दुख के अंबार खड़े हो गए। आज किसी ने अपना भाई खोया है, आज किसी ने अपनी बहन खोई है, आज किसी ने पिता खोया है, किसी ने माता खोई है, किसी ने पूरा संसार खोया है, कोई खुद चला गया है। तो इस दुख भरी दुनिया में पैसे का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन होता ये है कि पैसा किस तरीके से आता है, वो भी समझना जरूरी है कि हम किस दुनिया में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, और वो हमारा जो काम करने का तरीका है वो सही है या गलत है, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर परिवार के साथ कोई चीज की कमी है तो परिवार उस चीज के लिए दुखी होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप मुझे टेक्स्ट में ट्वीट करना चाहेंगे कि आप आगे इस बात को समझना चाहे कि हमें क्या करना चाहिए? यस सर। ठीक है, तो आगे की हम बात करेंगे कि आज की दुनिया में जो लोगों को हम देख रहे हैं, जो लोगों को हम महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। सर, ये तस्वीर आप लोगों को दिख रही है? यस सर, दिख रही है। ये व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? ये व्यक्ति हमारे लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, उस परिवार के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो परिवार अभी देख रहा था, दुखी मन से अपने आप को महसूस कर रहा था, और उसकी अपेक्षाएं थी कि हमारे घर का एक मुखिया है जो काम करता है और पैसे कमा के लाएगा, जीवन के सारे सुख और संसाधन हमारे लिए जुटाएगा, और वो व्यक्ति भी अपना 100% दे रहा है। वो व्यक्ति, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सुबह ड्यूटी जाते हैं, सुबह 8 बजे ड्यूटी निकलते हैं, शाम को 5 बजे घर आते हैं। रोज का रूटीन होता है, घर आना, खाना खाना, सो जाना, सुबह उठना, खाना खाना, ड्यूटी जाना, वहां से आके फिर खाना खाना, फिर सो जाना। ये क्रम क्रमशः चलता रहता है। तो ये क्रम क्या होता है कि आज की तारीख में व्यक्ति जो है, 90% लोगों को यही पता नहीं है कि वो जा कहाँ रहे। आप लोगों से पूछेंगे, कई लोग तो ये तक जवाब देते कि भाई मरने की फुर्सत नहीं है। यानी उसको पता ही नहीं कि वो जा कहाँ रहा है, उसे जाना कहाँ है, वो जाना कहाँ चाहता है। दोस्तों, 90% लोग जो है वो उल्टी दिशा में चलते हैं, उनको जाना कहीं और है, और उनको ऐसा लग रहा है कि हम चल रहे हैं, लेकिन असल में वो चलते नहीं, वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। वो खड़े क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जितना भी पैसा कमा रहे हो, जितने भी इनकम जनरेट कर रहे हो, वो महीने भर में जितना कमाते हैं वो पैसा फिर चला जाता है।
महीने भर में फिर पैसा कमाते हैं, फिर चला जाता है। दोस्तों वो जितना भी पैसा कमा रहा है, वो सारा पैसा उसका चला जाता है और ये सिचुएशन होती है कि उसका शायद दादाजी भी इसी सिचुएशन में गया, उसने पूरे जीवन काम करा लेकिन शायद परिवार के लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं छोड़ा जिससे जीवन सुख में परिवार जीवन यापन कर पाए। उसके पिताजी हुए, वो पिताजी भी वही करते रहे, वो भी उन्होंने भी काम किया, उन्होंने भी अपना 100% दिया, लेकिन परिवार के लिए वो भी कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ के गए कि जिसकी वजह से उनका परिवार आज विपत्ति भरे समय में ये सारी चीज़ों से निपटारा कर ले। क्योंकि काम वो भी कर रहा है, लेकिन 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद या आप 1 साल या 6 महीने या जो भी समय अंतराल आप मान लें अपने आप में, उस समय के बाद वो वहीं पर खड़ा है, जहाँ पर वो पहले खड़ा था। 1 महीने में वहीं पर खड़ा है, महीने भर चलने के बाद भी वही खड़ा है। आपने एग्ज़ाम्पल देखा होगा, लोग बोलते हैं कि यार 1 तारीख को पैसा दूँगा, 1 तारीख के बाद फिर पैसा बोलता है यार सब खर्चों में खर्च हो गए, अब तो कोई पैसा नहीं बचा। मतलब व्यक्ति चल तो रहा है लेकिन गधे पे बैठा है, उल्टा चल रहा है और वो उस व्यक्ति को क्या लगता है आपको मंजिल मिलेगी? दोस्तों कभी मंजिल नहीं मिलेगी। क्यों मंजिल नहीं मिलेगी? क्योंकि अपना वो टाइम कहाँ दे रहा है। योगेश जी आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। तो वो व्यक्ति अपना समय कहाँ दे रहा है? वो आप उसका जो पूरा समय जो है वो पैसा कमाने में जा रहा है। उस व्यक्ति का पूरा पैसा जो है, उसका जो पूरा समय है, वो पैसा कमाने में जा रहा है। अपने 8 घंटे, 10 घंटे जो भी उसके पास समय है, वो समय में क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, धंधा कर रहा है, जो भी कामकाज कर रहा है। वहाँ से जो पैसा, जो टाइम दे रहा है, टाइम से जो पैसा जनरेट कर रहा है, पैसा उसने कमाया, उस पैसे को क्या करता है वो, अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च करता है। वो अपना पूरा पैसा जो है, अपने परिवार की, अपनी आवश्यकताओं पे खर्च कर देता है। अब उसने टाइम दे के पैसा कमाया, पैसा कमा के उसने अपनी ज़रूरतों पे खर्चा किया, पैसा फिर खर्च हो गया। अब फिर क्या करेगा वो? वापस टाइम देगा पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाएगा अपनी ज़रूरतों के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर अब अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा। तो दोस्तों ये एक साइकिल है, इस पे व्यक्ति चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और आपने देखा जो एग्ज़ाम्पल अभी इसके पहले का जो था कि व्यक्ति गधे पे बैठा है, वो पूरे जीवन गधे को चाबुक मारता जाएगा लेकिन फिर भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचेगा क्योंकि गधा किसी और दिशा में जा रहा है और उसका टारगेट किसी और दिशा में। तो ये इंसान पूरी ज़िंदगी दुखी रहेगा, इसका दादा भी दुखी था, इसका बाप भी दुखी था, ये भी दुखी है, तो शायद इसकी संतानें भी दुखी जाएगी क्योंकि इसने ऐसा कोई सिस्टम जनरेट नहीं किया, जिसकी वजह से इसका पैसा इसके पास आए। अब ये सिचुएशन है, सिचुएशन उसके सामने है, वो दुखी इंसान है, तो उसको कोई रास्ता नहीं सूझता, तो किसी ने कहा कि एक रास्ता और है। क्या रास्ता है? आपके पास पैसा है, बिल्कुल उसने टाइम देके पैसा कमाया, बिल्कुल उसके पास समय है। सोचने वाली बात है उसके लिए कि पैसा है, तो एक काम करो, आप एसेट्स बना लो। आपने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा, उसने बहुत सारी एसेट्स बनाई है। आज की तारीख में उसके एसेट्स से उसकी इतनी इनकम आती है कि वो पैसिव इनकम है जिसके लिए उसको काम नहीं करना पड़ता। तो आप भी एसेट्स बना सकते हैं और एसेट्स से इतना पैसा आपके पास आएगा कि आपका पूरा जीवन बड़े आराम से निकल जाएगा। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैन पावर देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वो उस एसेट से इतना पैसा आएगा, उस इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा आएगा कि आपका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात फिर यहाँ पर है, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर भी अपनी जगह खड़ा है कि हम अगर हमारे पास पैसा ही होता, तो हम इन्वेस्टर होते और इन्वेस्टर होते एसेट्स होता तो फिर हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती। और हमारे पास आज की तारीख प्रश्नवाचक चिन्ह तो ये है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इन्वेस्टर बन जाएँ, एसेट्स ले लें। क्योंकि आज अगर छोटी से छोटी भी प्रॉपर्टी अगर हम लेने जाते हैं, तो आज 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख से कम में प्रॉपर्टी नहीं मिलती। वो प्रॉपर्टी जो आपको आउटपुट दे सके। तो दोस्तों, इस पैसे से हमारे पास जितना पैसा है, जो हम 8 घंटे 10 घंटे काम करके जो पैसा कमा रहे हैं, हमारे परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, उसमें शिक्षा भी आ गई, उसमें स्वास्थ्य भी आ गया, सभी चीज़ों पे खर्चा करते हुए हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे कभी एसेट्स नहीं बनाई जा सकती, कभी भी नहीं बनाई जा सकती। और इस जीवन में तो इस तरीके से जो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की एक सर्विस क्लास व्यक्ति है, एक छोटा सेल्फ एम्प्लॉयी व्यक्ति है, वो कभी भी एसेट्स नहीं बना सकता। 99% केसेस में वो एसेट्स नहीं बना सकता। तो दोस्तों, क्या
ये 90% लोगों के जीवन में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि वो व्यक्ति भी पैसा बना ले। तो दोस्तों बात वहीं से मेरी तीसरी स्लाइड से चालू हुई थी कि वो व्यक्ति टाइम जनरेट करता है, टाइम जनरेट करने से पैसा आता है, पैसा आने के बाद वो अपना पैसा अपनी ज़रूरतों पे खर्च करता है। तो दोस्तों हम हमारे क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि आपके पास जो पैसा है, आप आपका जो काम कर रहे हैं उस काम को करिए। आप आपका जो पैसा है, उस पैसे को जहाँ मार्केट में आप डाल रहे हैं, उसकी जगह आप इसको डीएसएम की ओर मोड़ दो। डीएसएम इन द सेंस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मेथड। डायरेक्ट सेलिंग मेथड के अंतर्गत अगर आप आपके पैसे को डाइवर्ट करते हैं, तो डाइवर्ट करना क्या है? आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको करना क्या है? जो डीएसएम सिस्टम है, उसमें अपने पैसे का रुख मोड़ना है। आपको आपको पैसा लगाना नहीं है, पैसा लगाना अलग चीज़ हो गई। आज की तारीख में हम अगर कहीं से किसी दुकान से अगर कोई सामान लेके आए, मान लो राजवाड़ा से कोई सामान लेके आए और वहाँ पे चोरी हो गई, डाका डल गया या कुछ भी हो गया, अगर वहाँ से वो दुकानदार बर्बाद हो जाए, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने पैसे देके सामान ले आए, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई पैसा नहीं लगाना है। आपको आपका जो सेगमेंट है, आपका जो सिस्टम है, आपका जो दिशा निर्देश है, उसको चेंज करना है और अपने पैसे को आपको डीएसएम की तरफ मोड़ना है और आपकी ज़रूरतों की जो थिंग्स है, जो चीज़ें हैं, आपको खरीदना है। आप आपकी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं, वो आप खरीदेंगे, तो वहाँ से आपको कम कीमत में सामान मिलेगा, पैसा आपको मिलेगा और ये सारी चीज़ें जब आप डीएसएम से जोड़ेंगे और इसमें आपको यहाँ से सामान आपको थिंग्स खरीदना है और आपको टाइम देना है। थिंग्स खरीदना है, टाइम देना है। ये 2 चीज़ें आप करेंगे, सामान खरीदेंगे और टाइम देंगे। तो सामान खरीदेंगे, टाइम देंगे, सामान खरीदेंगे, टाइम देंगे, सामान खरीदेंगे, टाइम दे देंगे। ये टाइम आपको पैसा दे देगा। ये टाइम आपको पैसा दे देगा और ये इतना पैसा आपको दे सकता है कि आपका जीवन धन्य हो सकता है, आप आपकी लाइफ को बना सकते हो, आप उसको मोड़ सकते हो। तो दोस्तों, ये वो सिस्टम है जहाँ पे आप जीवन की सारी खूबियाँ बना सकते हो, अपने सिस्टम को बेहतर बना सकते हो और बड़े से बड़े मुकाम को पा सकते हो। तो दोस्तों, अगर इस तरीके से अगर ये मेरा एग्ज़ाम्पल है, जस्ट एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको प्रेज़ेंटेशन कैसे देना है, मैं ये बता रहा हूँ। आपको यही बताना है, ये सब मेरा उद्देश्य नहीं है कि आपको यही बताना है। मैं एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूँ मैं, कि इस तरीके से हम बता सकते हैं और आप वहाँ सवाल कर सकते हैं उस व्यक्ति से कि क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? और इस तरीके से अगर हम उनको सारा ओवरव्यू अगर दे सकते हैं, तो हम उनसे सवाल कर सकते हैं कि क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? तो शायद उसका हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सही तरीके से अगर अपनी बात रखें, तो उसका आंसर हाँ भी हो सकता है। तो दोस्तों, फिर आपको वो मना क्यों कर रहा है? इसके पीछे कोई कारण होगा। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप होती है, कोई चीज़ है जो चूक रही है। आप उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई भी चीज़ भी हो सकती है। हमें उसको सेंट्रलाइज़ रखना है, उसका मोटिवेशन फैक्टर क्या है? आपके पास जो है, वह उसे ढूँढ रहा है, उसे चाहिए, लेकिन हम उसको सही चीज़ दे नहीं पा रहे हैं या कोई कारण हो रहा है, हम कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है, हम अपनी बात को उसके सामने रख नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो सिस्टम है, जहाँ पे आप हमारी बात को हम रखेंगे। उसके बाद जो प्रेज़ेंटेशन की बात आती है, वहाँ पर जो प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान है, यहाँ पर हम उनको दिखा सकते हैं और उसके बाद चूँकि क्या है कि व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदने से पहले प्लान को खरीदता है, आपको खरीदता है, अपॉर्च्युनिटी को खरीदता है। तो हम सही तरीके से अगर बात रखेंगे, उसके बाद हम अगर उसको प्रोडक्ट सही तरीके से रखेंगे, तो प्रोडक्ट भी हम जैसे मैंने शुरू में बात बताई कि 30 मिनट में हमारा प्लान खत्म हो जाना चाहिए। तो ये सारा सिचुएशन हमें टाइम के हिसाब से मैनेज करना होगा उसका और उसके बाद हमको 8 से 10 मिनट में अपने प्लान के बारे में, उसको प्रोडक्ट के बारे में हमको जानकारी देना है और 8 से 10 मिनट में हम उसको बता सकते हैं। पहली बार में अगर हम उसको सारा चीज़ें समझाने जाएगा, तो पहली बार व्यक्ति से जब हम मिलते हैं, तो वो ना तो हमारी पूरी बात को समझना चाहता है। हम उसको हज़ारों लाखों कैलकुलेशन बताते हैं, वो कैलकुलेशन समझना नहीं चाहता। हम तो उससे भावनात्मक बात कर सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं, उससे टेक्निकल बात कर सकते हैं, उसका
टेक्निकल पॉइंट क्या है, उसका माइनस पॉइंट क्या है, हम बातों के दरमियान सारी चीज़ें समझ सकते हैं, उसका फाइनेंशियल असेसमेंट अपन कर सकते हैं। आपको फोकस रहना होगा उसके मोटिवेशन फैक्टर पर, उसको सेंट्रलाइज़ रखना पड़ेगा और अगर हम इस तरीके से अगर हम उसके साथ अगर हम पेश होते हैं, तो 100% जॉइनिंग होगी, बिल्कुल हमारे साथ में आएगा, हम अपनी बात बिल्कुल बेहतर तरीके से रख सकते हैं। हमें उसकी जो हॉट बटन है, उसको ढूँढना पड़ेगा और हार्ड बटन क्लिक करना पड़ेगा। अगर हम उसको हार्ड बटन क्लिक कर देते हैं, तो 100% वो व्यक्ति आपके साथ जॉइन हो सकता है और उसके बाद जो बिज़नेस में आता है, सबसे काम की बात, सबसे ज़रूरी बात, वो होती है बिज़नेस क्लोज़िंग। हमें उसको क्लोज़िंग करना है, तो देखिए, ये क्लोज़िंग का बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसे आज हम कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें शॉर्ट में हम बात कर सकते हैं कि एक्चुअली क्लोज़िंग ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रेज़ेंटेशन दिया और तभी वो क्लोज़ हो जाए। हो सकता है 1 बार में, हो सकता है 2 बार में, हो सकता है 3 बार। हमें फ़ॉलो करना होता है क्योंकि इस बिज़नेस में फ़ॉलो अप जो है वो मेन पार्ट होता है इसका और फ़ॉलो अप का भी बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको पूरा समझना होता है कि फ़ॉलो अप कैसे होते हैं, क्लोज़िंग कैसे करते हैं। ये एक अलग पार्ट है, इस पे हम भी डीप में हमारे साथ बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो डीप में बात कर सकते हैं कि हम उसकी क्लोज़िंग कैसे करते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं क्लोज़िंग की एक शॉर्ट में अगर बात करूँ तो हमें उसकी नीड को समझना पड़ेगा कि उसकी नीड क्या है और अगर हम उसकी नीड को समझ गए तो हम बेहतर तरीके से उसको क्लोज कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हमने बोला कि भाई इसमें इसमें पैसा है, तो वो बोलेगा मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसे कह सकते हो कि आपका बच्चा स्कूल पढ़ता है, कॉलेज में जाने वाला होगा, तो कॉलेज में पैसा लगेगा। वो बोलेगा मेरे बच्चे के लिए मैंने पैसे के पूरे अरेंजमेंट करके रखा है। ठीक है, बुजुर्ग माता-पिता हैं, बुजुर्ग माता-पिता को कभी स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या आपके पास इतना संसाधन है कि क्या आप उनके जीवन की रक्षा कर सकते हैं? वो भी अगर कर ले हो सकता है, मान लीजिए हम अगले स्टेप में ये इसको बोलते हैं कि आपको पोज़ लगाना है बातों में। बातों में हम पोज़ लगाएँगे, अगर वो एक बात को अवॉइड करता है, तो हम दूसरा कारण उसके सामने खड़ा कर सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, काम करते हुए अगर मान लो कोई कारण हो जाए, आपके साथ आपका बच्चे हैं, माता-पिता है, परिवार है, अगर खुदा ना खास्ता किसी कारण से अगर आपके साथ कोई घटना हो जाए, तो आपको परिवार को देखने वाला कोई है? तो आप जहाँ काम कर रहे हो, क्या वहाँ से वो पैसा आ सकता है आपके न रहने के बाद भी जो आपके परिवार के जीवन को सार्थक कर दे? क्या ये संभव है क्या? एक फैक्टर ये हो सकता है, उसके अलावा उसका जो भी पॉइंट है, उस पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा और पॉइंट पकड़ने के बाद ही हम उस व्यक्ति को समझ सकते हैं कि इसका जो अ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को हम पकड़ सकते हैं और पकड़ के हम उसको क्लोज़ कर सकते हैं और हम जीत हासिल कर सकते हैं और ये कारवां हम आगे बढ़ाते जा सकते हैं और हर जगह, हर तरीके से हम इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए एक मुकाम पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, ये मुकाम जो है, इसमें बहुत सारी रुकावटें होती हैं, बहुत सारे जीवन के उतार-चढ़ाव होते हैं, बहुत सारी भावनाएँ होती हैं। तो उस समय जब जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझते हुए व्यक्ति जब अपनी मंजिल पर जब काबिज होता है, तो वहाँ पर एक मन में भावनाएँ होती है कि दुर्गम वनों और ऊँचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊँचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फ़र्क नहीं, सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। ये एक लीडर्स के लिए मेरी भावनाएँ थी, ये मेरे भाव थे, जो जीवन में एक सफल होने के लिए व्यक्ति को किन-किन परिस्थितियों से गुज़रना होता है और बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप को किसी सफलता के ऊँचाइयों पर काबिज़ होने के लिए। तो आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ आप तक पहुँची। मैंने आपके जीवन का कुछ अनमोल समय आपके लिए लिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं।
आपका समय अनमोल है। जितने भी मेरे साथी हैं जिन्होंने मुझे सुना है, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद है। ये ज़ूम ऐप जिसके माध्यम से मेरी बात आप तक पहुँची है, उस ज़ूम ऐप को धन्यवाद है। इस नेटवर्क को धन्यवाद है, इस डाटा को धन्यवाद है। इस कायनात में जो भी सिस्टम ने मुझे सहयोग दिया आप तक मेरी बात पहुँचाने के लिए, उन सभी शक्तियों को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू मिस्टर योगेश मालाकर। थैंक यू सर, बहुत बहुत ज़बरदस्त आज आपने जानकारी दी और सर वास्तव में कहीं सारी ऐसी नॉलेज आज हमको मिली है आपके द्वारा, जो बहुत सारी किताबों में कहीं न कहीं दर्शाई गई है और हमारे से चूक होती है कि हम उन किताबों को समय-समय पर पढ़ नहीं पाते। लेकिन सर ने जो एक प्लान दिया उसके अंतर्गत जो सर ने जानकारी दी है, तो बिल्कुल वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। सर अपना जो शेयरिंग है उस पे आप स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन होगा नीचे, उसको कर दीजिए क्लिक। हेलो मुकेश जी, हाँ, वो स्टॉप शेयरिंग लिखा होगा नीचे जहाँ पर से शेयरिंग अपन ने स्टार्ट की है, उसको क्लिक कर दीजिए। सर स्क्रीन के ऊपर टच करिए, नीचे ऑप्शन आएगा रेड कलर से लिखा है स्टॉप शेयरिंग। हाँ ये लिखा है सर। यस सर, थैंक यू अगर सर। और बिल्कुल सर, और सर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपने दी। मैं इसके लिए तो कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा। आज का मीटिंग और वेबिनार सुनकर मुझे लगा कि वास्तव में आज प्लान कैसे देना है उस पे सर ने बात करी और किस तरीके से अपनी चीज़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है और उसको प्रस्तुत करने से उससे क्या रिजल्ट मिल सकता है, वो सारी बातें सर ने कही। और मुझे इस वक्त एक बात याद आ रही है जो कि योगेश जी मैं आपकी बताना आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। हेलो सर, आप क्लियर आ रही है? योगेश सर जी आपकी अब आवाज़ प्रॉपर नहीं। हेलो, अब क्लियर आ रही सर? हेलो सर, अब आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ सर, आ रही है। आ धीरे रही से है। ओके सर। मुकेश जी आप आपका माइक थोड़ा सा म्यूट करेंगे क्योंकि वहाँ से शायद आवाज़ डिस्टर्ब हो रहा है। ओके सर, तो थैंक यू सर। मेरी आवाज़ आप सभी लोगों को क्लियर आ रही होगी। तो मैं आज यही बात बताना चाह रहा था कि मुझे यहाँ पर एक बात याद आई है सर के प्रेजेंटेशन के बाद में। हमारे एक बहुत ही अच्छे लाइफलाइन है जिनका नाम है मिस्टर पारस जैन साहब। मैं पारस जैन साहब से इंदौर में पहली बार मिला था जब दिनेश जी मुझे उनसे मिलाने ले गए थे। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि कभी भी किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, मतलब कोई चीज को परोसना लोगों के सामने, वो हमें आना चाहिए। यदि वो चीज हमें आती है, हमारी कोई भी चीज हो, हमारा कोई प्रोडक्ट हो, यदि वो प्रोडक्ट कितना भी रेट का हो या कितना भी कैसा भी हो, लेकिन उस चीज को यदि हम सही तरीके से परोस पाएंगे तो 101% हम उसको बेच भी सकते हैं और हम बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो वो बात मुझे याद आई और आज वास्तव में सर ने जो नॉलेज दिया है वो वंडरफुल नॉलेज है। और सर ने बिल्कुल स्लाइड के ऊपर में मैं जाऊंगा तो मैंने देखा है कि राइट वर्किंग पे हम लोग वर्क करना चाहते हैं और राइट नॉलेज के साथ में, तो सर ने बिल्कुल राइट नॉलेज भी दिया है, राइट वर्किंग भी दिया है और परोसना का जो तरीका होता है सर ने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया है। और वास्तव में सर ग्रेड, और आज की मीटिंग बहुत ज़बरदस्त रही। और आज मैं चाहूँगा, सर से निवेदन भी करूँगा कि हम कुछ ऐसे और भी टॉपिक लेके सर से निवेदन करेंगे कि आगे भी हमें मिलते रहे। और आज की जो मीटिंग है इसकी प्रतिक्रिया की तरफ हम लोग चलते हैं। तो मैं सबसे पहले यदि दिनेश जी अनम्यूट कर सकते हैं तो मैं सर को अनम्यूट करता हूँ। दिनेश जी अपने आप को अनम्यूट करें और आज की मीटिंग की प्रतिक्रिया दें सर। जी सर। वेलकम दिनेश जी। जय जय आरसीएम। जय आर सिंह सर। सर मीटिंग तो इतनी बढ़िया थी, ऐसा लग रहा था जैसे कांच के सामने हम लोग खड़े हैं और यथार्थ में हम हमारी कहानी ही देख रहे हैं वहां पर। यस सर। मतलब जो हमारे साथ आज हम जितने साल की भी एज है, जितने भी समस्याओं संघर्ष के साथ बड़े हुए, वो सारी कहानी आज रिकॉल सर ने कर दी कि हमारा भी जीवन ही ऐसा ही है।
उन 10% लोगों में जाने के लिए हमें भी 10 साल का संघर्ष लगेगा ही सर, लगेगा। सर ने जो ESBI वाली कहानी सुनाई वो भी बहुत शानदार थी सर। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस, बिग बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, इन चारों के प्रकार को यदि आदमी समझ ले तो वो 10 साल के संघर्ष के बाद ये कह सकता है कि मैं उधर वाले पायले में जा सकता हूँ सर। जय आरसी। थैंक यू सर दिनेश जी, आपने बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया दी और वास्तव में काफ़ी अच्छी जानकारी सर ने और आपने दी है। और आगे मैं चलता हूँ, इसी कड़ी में हमारे साथ में आनंद मालाकार जी जुड़े हुए हैं। मैं सर को अनम्यूट करता हूँ। आनंद मालाकार जी आईडी पे लिखा हुआ है। सर अपने आप को अनम्यूट करें। स्वागत है सर आपका। जी सर, सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। मुकेश सर जी के द्वारा जो आज की जो मीटिंग दी गई है बहुत बढ़िया मीटिंग थी। जैसे कि उन्होंने बताया कि प्रेजेंटेशन हमको जो देते हैं कि उसमें प्रेजेंटेशन ही देना चाहिए हमको। हम उसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग का पार्ट ले आते हैं, बाकी ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए हमको, ओनली आरसीएम का प्रेजेंटेशन देना चाहिए। और उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमको रेपो बिल्ड करना चाहिए। रेपो बिल्ड करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि रेपो बिल्ड करने से हम उस सामने वाले से मैच्योर हो जाते हैं। जब मैच्योर हो जाते हैं तो सामने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ भी पाएगा और हमारी बात को इम्पोर्टेंस भी देगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि हम कभी कभी किसी को कहीं भी प्लान दिखा रहे थे तो कहीं भी प्लान नहीं दिखाना चाहिए। कहीं भी प्लान दिखाने से हमारी बात उस तक अच्छे से पहुंच नहीं पाती है। हमको प्रॉपर तरीके से उससे टाइम लेना चाहिए और एक पार्टिकुलर टाइम पर ही उसको प्लान दिखाना चाहिए। आज की मीटिंग में उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है, इसलिए बहुत बहुत शानदार मीटिंग है आज की। जय आरसी। बिल्कुल सर आनंद जी, आप की प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छी दी आपने और सर ने वास्तव में जानकारी दी, उसके बारे में आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे चलता हूँ, इसी कड़ी में हमारे साथ में दीपचंद माहेश्वरी जुड़े हुए हैं। मैं सर को अनम्यूट करता हूँ। दीपचंद जी अपने आप को अनम्यूट करें सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। हेलो यस सर, स्वागत है सर आज मालाकार जी ने जो प्रेजेंटेशन के बारे में बताया बहुत ही अच्छा बताया। और हर अपने सामने वाले जब भी अपन पार्टी से मिलने जाएंगे, उसके सामने जाएंगे तो उसके उसके मतलब उसके हमें हाँ के हिसाब से ही अपने को बात करना चाहिए, ताकि अपन उसमें सबमिट हो सके। और उसके जो भी सर ने अपने को 4 बताया कि एम्प्लॉई 8 घंटे काम करता है और सेल्फ एम्प्लॉई अपने हिसाब से काम करता है और बिजनेसमैन बिजनेस करता है। इन्वेस्टमैन वो करता है। तो इन्वेस्ट वाला और बिजनेस वाला है, इसमें 10% लोग रहते हैं बस। तो 90% लोगों का सपना साकार ही नहीं हो पाता है। लेकिन हमको भी ये इसमें आरसीएम में आके और इसके बाद 10% लोगों में ही जाना चाहिए और 10 साल तक अपने को इसका इंतजार करना है और मेहनत काफ़ी करना है। और इसी के साथ में यहीं पे अपना वाणी को विराम देता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू दीपचंद जी, आपने बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया दी है। और आगे मैं चलता हूँ, हमारे साथ में और भी कुछ साथी लोग जुड़े हुए हैं। मैं मुकेश नागर जी को इनवाइट करता हूँ, होशंगाबाद से हैं सर। मुकेश नागर जी अपने आप को अनम्यूट करें सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू सर। सर सभी को जय आरसीएम सर। सर ने जैसा कि बताया कि प्रेजेंटेशन वैल्यू, सबसे पहले तो अपने प्रेजेंट किसी से मिलने से पहले अपने प्रेजेंटेशन की वैल्यू बताना पड़ेगी उसको। तो दूसरा चीज रिपोवेशन, मतलब अगर आपको उस दूसरा उसका रिपोवेशन क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद में जैसे सर ने बताया कि मोटिवेशन फैक्टर क्या है उसका, जिस सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि सर उसका मोटिवेशन फैक्टर क्या है। और सर ने आगे बताया कि उसकी हॉट बटन पे हमें क्लिक करना पड़ेगा, तभी ताकि अपना रिजल्ट निकलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू मुकेश जी, वास्तव में आपने पूरी मीटिंग को बहुत ध्यान से सुना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आगे चलता हूँ, हमारे साथ में और भी साथी लोग जुड़े हैं। मैं क्षमा जी को इंदौर से जो है मैं मैडम को इनवाइट करता हूँ। क्षमा जी अपने आप को अनम्यूट करें। आज सभी बहुत ही है और समझने को मिला।
बहुत ही अच्छा लगा आज सर का मीटिंग सुनकर। बस मैं यही कहना चाहूंगी, जयस। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ में और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें नरेंद्र सुंगत जी को मैं एडमिट करता हूँ। भुसावल से सर हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र जी जी हाँ अपने सर। आप का हाँ स्वागत है जी सर हाँ आपका। सर, JRCM सर। जय हरिशन सर। हाँ, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है आज, और मुझे खास करके वो अच्छा लगा रेपो बिल्ड करने वाला, क्योंकि यस हम सर। किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमें उसकी पहले सुनना चाहिए और उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास हम जाते हैं तो कभी हम उसके हिसाब से काम ना करें तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि मेरा सम्मान नहीं किया जा रहा है। और कोई भी व्यक्ति ऐसे इंसान के साथ नहीं जुड़ेगा जो उसका सम्मान ना करे। तो हमें खास बात का ध्यान रखना है कि जिस बंदे के पास हम जाएं उसको हमें ये फील करवाना है कि हम उसके बिल्कुल सम्मान करते हैं। क्योंकि जब तक हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसकी बातों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक कि वो बंदा हमारे पास ज्वाइन नहीं होने वाला। वो भले आरसीएम में किसी और बंदे के पास ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जब तक नहीं होगा तब तक उसको सम्मान नहीं मिलेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुकेश सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी आज। थैंक यू। थैंक यू नरेंद्र जी, आपने काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया दी। बस वास्तव में यहाँ पर जो आज जानकारी सर ने दी है उसमें एक ही चीज़ मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि एक पुस्तक में लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाना है और वो व्यक्ति यदि अपने आप को प्रस्तुत करता है और उस व्यक्ति को यदि प्लान देखने वाले ने यदि पसंद कर लिया तो उसके प्लान को 100% वो समझेगा। इसका मतलब ये है कि हम यदि अपने आप को प्रस्तुत करने समय हम अपने प्लान को प्रस्तुत करने से पहले अपने आप को पसंद करा पाए तो वास्तव में वो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल भाग्यशाली समझेगा और साथ ही साथ में व्यक्ति 100% अपने प्लान को समझेगा। तो सर ने बिल्कुल अच्छी जानकारी दी और हम आगे चलते हैं। सर महावीर दोगने जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सर को अनम्यूट करता हूँ। महावीर जी अपने आप को अनम्यूट करें सर। बिल्कुल स्वागत है सर सर। आपका। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। जय आरसीएम सर। आज की वेबिनार के बारे में क्या बताऊँ सर, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और सर ने शुरू से क्या करना है और क्या नहीं करना है सबसे पहले तो इसके ऊपर बात करी। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर कि हमें क्या नहीं करना है, सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी रहता है, फिर क्या करना है। कि सर ने एक चीज़ बताई कि भाई प्रोस्पेक्ट के साथ जो रेपो बिल्ड करना है, हमें उसके बारे में बात करना है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और उसके साथ साथ रेपो बिल्ड करने के साथ साथ हमें उसके टाइम का भी ध्यान रखना है कि हमें उसके पास 30 से 40 मिनट ही देना है, ज़्यादा नहीं देना, ताकि वो बोर ना हो, उसे ऐसा ना लगे कि मैं कहीं ना कहीं बोल रहा हूँ। फिर सर ने बोला भाई ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है। वो होता क्या है बहुत बार कि आदमी क्लोज एंडेड क्वेश्चन करने लग जाता है, तो एक शब्द में सवाल खत्म। हमें ओपन एंडेड करना है उसकी लाइफ में घुसने के लिए। तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे कि मान लो उसकी बात को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें अच्छा ऐसे 5 से शब्द है जिससे हम उसकी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों, किस लिए, अच्छा, ऐसा कुछ शब्द होते हैं जो ओपन एंडेड क्वेश्चन में हम उसकी बात को थोड़ा लंबे तरीके से थोड़ा खींच सकते हैं। फिर सर ने एक बहुत ही अच्छा हमें वो बताया जियो सिम का। तो उससे सिद्ध होता है कि भाई ये जो जमाना है ये फास्ट मूवर्स का नहीं है, फर्स्ट मूवर्स का नहीं है, फास्ट मूवर्स का है। यानी ये जमाना जो है ना, जो पहले आया ना उसका नहीं है, जो फास्ट तरीके से आ रहा उन लोगों का है। फिर सर ने बताया मार्केट में 4 तरीके से पैसे कमाया जाता है। और हम उन्हें बोले तो ESBI को 2 कैटेगरी में आराम से बांट सकते हैं, जिसमें 90% लोग आते हैं एक साइड, जिसमें कि ई और एस, ये दोनों लोग आते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स वाली। अगर हमें लाइफ जीना है तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि भाई 5 साल के बाद हमारी फैमिली एक बी कैटेगरी में रहे, यानी कि ए वाली कैटेगरी में रहे या बी में। तो हमें हमेशा क्या कर रहे हैं, हमेशा कोई प्लान तैयार कर रहे हैं, हमारे साथ कोई प्लान है जिससे कि हमारी फैमिली ए कैटेगरी में चले जाए। तो सर बहुत ही ज़बरदस्त सब सारी चीज़ों के ऊपर सर ने बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय सर। थैंक यू महावीर जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और हम आगे चलते हैं सर। हमारे साथ इंदौर से ही मिस्टर संजय मुंडरे जी जुड़े हुए हैं, मैं सर को अनम्यूट करता हूँ। संजय जी अपने आप को अनम्यूट करें सर। जय सर। हमारे अपलाइन सर योगी जी मालाकार जी को JRCM, और हमारे गुरुदेव श्री दिनेश जी निकला सर को भी मेरा प्रणाम, और सारी अपलाइन को, और मेरी जो भी लाइफ लाइन्स हैं और साथीगण हैं उन सभी को JRCM सर। और अगर आज की मीटिंग की बात कही जाए तो सर बहुत ही लाजवाब तरीके से सर को सुनने को मिला। ये मेरा पहला मौका रहा था जब सर को इस प्रकार से मुझे सुनने को मिला।
फेस टू फेस तो सर से कई बार मुलाकात हुई, पीयूसी सेंटर्स पे झा साहब के यहाँ पर भी उनसे कई बार मुलाकात हुई, और फिर पता चला कि सर हमारे अपलाइन हैं, और आज अपलाइन सर को देख भी लिया, जाना भी कि हाँ अपलाइन सर ने किस तरीके से चीजों के बारे में स्पष्ट किया। बाकी मेरे सभी साथियों ने बहुत सारी चीजों के बारे में वर्णन कर दिया है, मैं उसी में से कुछ मुख्य रूप से जो मुझे ज्यादा विशेष लगी उन चीजों के, कि मुझे सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया वो जो उदाहरण सर ने दिया था, वो एक गधे पर बैठे हुए व्यक्ति का और उसका मुंह पीछे की ओर है सर, तो उसका अगर प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो वो इतना सॉलिड है सर, अगर उसमें से अर्थ निकाला जाए कि व्यक्ति मेहनती होता है, ईमानदार भी होता है, और वो शिद्दत से अपने काम को पूरी तरीके से भी करता है, लेकिन अगर उसका प्लेटफॉर्म गलत है, अगर उसकी दिशा गलत है, अगर उसकी दिशा सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो उसे कभी भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे, कभी भी वो अपने जीवन में वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसकी वो हकदार है और जिसके लिए वो जन्मा हुआ है सर। तो ये जो प्लेटफॉर्म की बात हो रही है कि भले आप कहीं पे भी, जैसे कि आरसीएम एक प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है, हम इससे पहले भी कई जगह पर बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होते हैं, हम अपने अपने हर काम में ईमानदारी से बकायदा पूरा शिद्दत के साथ जुनून के साथ लगे रहते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म भी सही होना चाहिए, हमारी दिशा भी सही होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी जो निश्चित सफलता है उसकी ओर जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो ये पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया सर का, और बहुत ही बढ़िया ओवरऑल सारी मीटिंग्स में जितनी भी बातें गई हैं सर की, वो तो उनके लिए मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, बहुत शानदार रहा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे दोनों सर को जिन्होंने ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया और हमारी सर को मीटिंग के लिए बोला इन सारी चीजों को देखते हुए। धन्यवाद सर। जय सिंह सर। थैंक यू संजय जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और आगे मैं और चलता हूँ सर, हमारे साथ में सुनील पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी अपने आप को अनम्यूट करें सर। सुनील पटेल जी। हेलो, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, स्वागत है आपका सर। सभी गुरुजनों को प्रणाम। सर की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त थी और सर ने जितनी भी बातें बताई सब सीखने लायक थी, और उन्होंने वो उदाहरण दिया था वो भी बहुत ही बेस्ट था। और सर ने जो बातें बताई कि हम व्यक्ति के घर जाएंगे तो सवाल जवाब कैसे करना है, सबसे ज्यादा तो मायने वही रखता है। अगर उसने हाँ या नहीं में हमने अगर ऐसे सवाल पूछ ले कि वो हाँ नहीं का उत्तर दे, और ऐसे अगर उसने उत्तर दे दिए तो हम आगे बोल ही नहीं पाएंगे। हमको ऐसे क्वेश्चन पूछना है कि हमारी बातें लगातार लंबी हो जाए। हमको ऐसे क्वेश्चन पूछना है कि वो उसकी पूरी नीड हम जान सके, वो पूरा खाली हो जाए, उसके मन में क्या है टोटल चीज हम जान सके। तो पहले हमको ऐसे प्रश्न सीखना पड़ेगा, फिर हम फील्ड में उतरेंगे। तो सर की टोटल मीटिंग बढ़िया थी, और सर ने जो बताया कि कौन सी जगह पर प्लान देना है, अगर हमको खाना खाना है तो हम खाना कहाँ खाएंगे, हमारे घर में खाएंगे, कहीं फंक्शन में खाते हैं या होटल में खाते हैं, कहीं भी नहीं चालू हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से जो हमारा प्लान है वो किसी जगह देना है, ये मायने रखता है। सामने वाले की व्यक्ति के घर देना है, हमारे घर देना है, या किसी ऑफिस में देना है, तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। तो सर इसी के साथ साथ टाइम को देखते हुए मैं इतना ही फीडबैक देना चाहूंगा। जय आर से। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और काफ़ी अच्छी जानकारी सर ने दी। मैं आगे इस कड़ी में राज जी को इनवाइट करूंगा। राज जी अपने आप को अनम्यूट करें सर। सर स्वागत है सर आपका। जय आरसीएम। जय आरसीएम। और सर आज सर ने बहुत शानदार मीटिंग दी है, और सर ने बताया कि जब अपन पर्सन से बात करते हैं तो उनसे पहले प्लेट डिसाइड करें कि शॉप पे नहीं मिलना है, घर पर एक प्रॉपर समय लेके मिलना है, और उनको उनके जो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं, सर ने एक हॉट पॉइंट बताया कि हॉट बटन उनका जो है अपना क्लिक करना है, फिर सामने वाले व्यक्ति की पूरी बात सुनना है, उनके अनुरूप ही बात करना है। और हमने ये भी बहुत अच्छी चीज अच्छा बताई कि